हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी क्लास है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित कैसे हुआ और इसको पारित करने का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था और इसको पारित करने के बाद क्या परिवर्तन किए गए, इन 3 बातों में पर हम आज क्लास करेंगे। तो पहली बात है, इसको पारित ये कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, लॉर्ड पाल्मस्टर्म यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री, इन्होंने भारत सरकार के नियंत्रण हेतु एक विधेयक पेश किया और इनके पेश करने के बाद एडवर्ड स्टेनली डर्बी के 15वें अर्ल अर्थात तथा ब्रिटिश राजनेता, इन्होंने भी एक बिल पेश किया जो बाद में अधिनियम का शीर्षक भी बना। और ये अधिनियम तब जाकर के 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ और लागू हुआ 1 नवंबर 1858 को। इसको पारित करने का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? 1857 जैसी घटनाओं को रोकना। 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना, अर्थात 1857 की क्रांति जैसी घटना दोबारा ना हो, इस चिंता में ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया और इस अधिनियम के तहत बहुत सारे बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। आपका ये जो पहले पढ़ते थे आप निदेशक मंडल, नियंत्रण मंडल, ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल से गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर अब भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया इस एक्ट के, यानी इस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत। और फिर क्या किया गया, इसके बाद एक नए पद का सृजन किया गया जो पद का नाम था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव अलग से एक अलग पद की नियुक्ति हुई और इस प्रकार से इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन हुए। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या था, इस एक्ट को पारित किसने करवाया था? लॉर्ड पाल्मस्टर्म। लॉर्ड पाल्मस्टर्म यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ब्रिटिश संसद, ठीक है। ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार के नियंत्रण के लिए एक विधेयक पेश किया और बाद में एडवर्ड स्टेनली, ये जो एडवर्ड स्टेनली थे वो थे क्या? ये थे डर्बी के 15वें, आप कह सकते हैं, अर्ल और ब्रिटिश राजनेता भी थे और ये प्रथम भारत सचिव भी बने, ठीक है। ये पहली बात, ये क्या थे? डर्बी के 15वें अर्ल थे, ब्रिटिश राजनेता भी थे और यही इस एक्ट के पारित होने के बाद एडवर्ड स्टेनली ही भारत के प्रथम सचिव नियुक्त किए गए। फिर इसके बाद ये एक्ट जो पारित हुआ वो कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम, कौन सा अधिनियम है ये? 1858 का जो अधिनियम है वो यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, अर्थात ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम है। और फिर ये पारित हुआ 2 अगस्त 1858
और लागू हुआ 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। इसको पारित करने का उद्देश्य क्या था? इसको पारित करने का उद्देश्य था 1857 जैसी क्रांति की पुनरावृत्ति को रोकना। जो 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद अधिनियम 1858 पारित किया। फिर अगली बात यहाँ से देखिए, निदेशक मंडल को खत्म कर दिया गया, निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया, नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि पहले हमारी स्थिति, पहले जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उनका शासन कैसे चलता था? इसके माध्यम से ये निदेशक मंडल, जिसे आप कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रण मंडल, ये क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल था। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जुड़ी थी, शासन कर रही थी, और इसके माध्यम से सम्राट, ठीक है, दो लोग ब्रिटिश भारतीय अर्थात भारत पे दो लोग शासन करते थे। एक तरफ से ईस्ट इंडिया निदेशक मंडल के माध्यम से, और दूसरी तरफ जो सम्राट था वो नियंत्रण मंडल के माध्यम से करता था। इस प्रकार से ये दोनों लोगों की जो शासन करने की स्थिति थी, इससे क्या बन गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था, ठीक है, इसका भी अंत हो गया। इन दोनों के अंत होने से जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, इसका भी अंत हो गया। यानी निदेशक मंडल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट का शासन, ये दो लोग मिलकर के भारत पर शासन कर रहे थे जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे। लेकिन अब इन दोनों का अंत हुआ तो द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था भी खत्म हो गई। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिए अगली पॉइंट है, ये थी पहली पॉइंट, ठीक है, ये आपकी पहली पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट इस एक्ट के तहत, ठीक है, इसका उद्देश्य था। अब यहाँ से पहली पॉइंट ये थी, निदेशक मंडल को ख़त्म कर दिया गया, नियंत्रण मंडल को ख़त्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो था इसको भी समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और अगली बात क्या है? ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश भारत, ये जो ब्रिटिश भारत था कि शासन को किसके हाथों में सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के, ठीक है, ये जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश भारत के शासन को, ब्रिटिश भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। अर्थात आप इस तरह भी कह सकते हैं, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया या महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अगली पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट, परिवर्तन क्या हुए थे? तीसरा परिवर्तन, गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल है इसके पद का नाम चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय। पिछली क्लासों में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले जो बंगाल, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को पहले तो गवर्नर जनरल कहा गया, फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, फिर गवर्नर जनरल पद का नाम चलता रहा। इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, फिर भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, पद का नाम फिर बदल गया, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अब की बार क्या हुआ? इसी अर्थात राज्यपाल को अब क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। ये गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये जो वायसराय था वो ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। ब्रिटिश क्राउन का मतलब हो गया राजशाही,
ठीक है, राजशाही शासन। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की नियुक्ति महारानी, ये था वायसराय था, ये वायसराय जो था इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? महारानी के द्वारा किया जाता था। यह ये भारत के सचिव, ठीक है, जो वायसराय होता था, इसकी नियुक्ति महारानी के हाथों में थी। फिर दूसरी बात, ये किसके अंडर में काम करता था? वायसराय। वायसराय भारत सचिव के अंडर में काम करता था, यानी यह भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करता था। जो भारत वायसराय था ये किसके अंडर में काम करता था? भारत सचिव के अंडर में काम करता था, अर्थात उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। अर्थात आप कह सकते हैं भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करता था वायसराय। इसके बाद अगला परिवर्तन क्या हुआ? ये तो तीसरा परिवर्तन हुआ। अब चौथा परिवर्तन क्या हुआ? चौथा परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ, भारत के राज्य सचिव को क्या और कहा जाता है? इसको कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक नए पद, चौथा जो परिवर्तन किया गया वो क्या हुआ? एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। और फिर ये जो भारत के राज्य सचिव थे, भारत का राज्य सचिव, इसके बारे में ये पॉइंट हैं। भारत के राज्य सचिव में भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। जो भारत का सचिव था यही सबसे मेन था, सबसे मुख्य था। ब्रिटिश और भारत के बीच के सबसे मुख्य कड़ी यही था। इसी के माध्यम से पूरे प्रशासन की व्यवस्था, इसी पर पूरे भारत के प्रशासन की व्यवस्था निर्भर थी। यानी में भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ठीक है, और इसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित थी। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें संपूर्ण शक्ति निहित थी, लेकिन ये दो बातों पर संपूर्ण शक्ति भारत की निहित तो थी, लेकिन ये क्या करता था? अर्थव्यवस्था, ये जो अर्थव्यवस्था है, और फिर अखिल भारतीय सेवा अर्थात सिविल सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के विषय में भारत सचिव की राय, यानी भारत सचिव किसकी राय मानने के लिए बाध्य था? देखिए यहाँ से, ये है आपका जो भारत शासन की संपूर्ण शक्ति इस भारत सचिव में निहित थी, लेकिन इसमें ये बाध्य किस लिए था? एक तो अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था मामले में भारत के, और दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। अखिल भारतीय का मतलब सिविल सेवाओं इनके लिए, इनके विषय में भारत सचिव था वह भारत परिषद ये जो है भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था भारत सचिव जो होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य, जो भारत सचिव था इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई, जिसका नाम दिया गया भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। एक टीम बनाई गई जिसका, यानी इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यों वाली भारत परिषद, यानी इंडिया काउंसिल बनाई गई 15 सदस्यों वाला। इसका काम क्या था? जो भारत सचिव होता था उसको परामर्श यानी सलाह देना और उसकी सहायता करना। ये जो भारत परिषद है का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य था भारत सचिव के, जो भारत सचिव था, ये भारत सचिव के
भारत शासन के कार्यों में परामर्श और सहायता देना, दो चीजें। भारत परिषद का काम था 15 सदस्यों वाली जो टीम बनाई गई, भारत जिसका नाम दिया गया इंडिया काउंसिल या भारत परिषद नाम दिया गया, उसका काम था ये कि वह भारत सचिव की सहायता करे और उसे सुझाव दे, यानी परामर्श दे। तो दो काम थे, परामर्श और सहायता देना भारत परिषद का काम था। और फिर ये भारत परिषद ये जो थी, इसकी सलाह के बिना दो बातों पर भारत सचिव जो था वो निर्णय नहीं ले सकता था, बिना इसकी राय के अकेले नहीं ले सकता था। वो था अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा। इन दो सेवाओं पर ये खुद अपने आप से सिर्फ खुद निर्णय नहीं लेने का अधिकारी से नहीं था, बाकी सभी मामलों के लिए स्वतंत्र था। और इसके बाद भारत सचिव की और बातें हैं। इसको अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ये जो भारत सचिव था, इसको अपनी प्रति वर्ष की जो रिपोर्ट थी भारत की, इसको ब्रिटिश संसद में पेश करना अनिवार्य था। इसको भारत सचिव को ब्रिटिश संसद में भारत के शासन संबंधी कार्यों का रिपोर्ट प्रति वर्ष इसे प्रस्तुत करना ये अनिवार्यता थी। तो दोस्तों, ये हुआ आपका ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1858। अगली क्लास में 1861 हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।